अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने यूनिट नंबर 18 स्टार्ट किया था, दैट वाज द डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिकल मैकेनिक्स को। हमने डिस्कस किया था जो क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ सक्सेस थी, कुछ फेलियर्स थे, हमने उनको डिस्कस किया था। और हमारे पास जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसका स्टार्ट कैसे हुआ ये भी हमने स्टडी किया। हमने रिलेटिव मोशन को स्टडी किया और इसके अलावा हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। चूँकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं ये आगे यहाँ पर यूज़ होंगे, तो मैं इसको जो है वो रिवाइज़ कर लेती हूँ कि आपके पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और दूसरा आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें या फिर स्टेशनरी हो, उन्हें बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि आपके पास एक्सेलरेटिंग होते हैं, जिनकी जो वेलोसिटी होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, उनको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात के साथ, दैट इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। आइंस्टाइन की थ्योरी का ये जो एस्पेक्ट है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ही नेवर वेंट टू एनी लेबॉर्ट्री। वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए किसी लेबॉर्ट्री में नहीं गया। उसने ये जो दोनों अपनी थेरीज दी थी, जो जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी है और जो स्पेशल थेरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसने वो इमेजिनेशन से दी हैं। और आज भी उसके थेरी दे लेने के 100 साल बाद भी ये जो उसकी कही हुई ये जो थेरीज़ हैं ये लैब में सच साबित हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं थेरी ऑफ रिलेटिविटी को। हमारे पास यहाँ पे जो रिलेटिविटी है, जो वर्ड है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इन रिलेटिव मोशन मेजरमेंट्स आर आल्सो रिलेटिव। अब रिलेटिव मोशन तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिलेटिव मोशन क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी दो ऑब्जर्वर जो है वो रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो रिलेटिव मोशन में जब वो मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो भी रिलेटिव होती हैं। ठीक है। जब भी दो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में होते हैं तो वो एक ही फिनोमेना को सेम वे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। अभी हम यहाँ पर उसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक जो है वो मूविंग ट्रेन है। ठीक है। मूविंग ट्रेन जो है, लेट्स कंसिडर कि ये जो ट्रेन है आपके सामने ये मूव कर रही है। ठीक है, मूविंग ट्रेन है। इस ट्रेन के सामने दो जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर्स हैं। आउटसाइड द ट्रेन हमारे पास जो ऑब्जर्वर हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो स्टेशनरी हैं। और इसी तरह से ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ जो मिकी माउस आपको नज़र आ रहा है, ये मोशन में है। जैसे ट्रेन मूव कर रही है तो ये भी मोशन में है। यहाँ इस मिकी माउस के सामने एक बॉल पड़ा हुआ है और ये बॉल जो है वो कंसिडर करें अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, बॉल जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जो मिकी माउस है ये इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसको मेजर करता है। और लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि इस मिकी माउस ने, जो कि मिकी माउस खुद मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी जो है, इस बॉल की वेलोसिटी उसके पास आती है 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है। इसी के साथ जो है ये जो ऑब्जर्वर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, जो कि आउटसाइड द ट्रेन बैठे हुए हैं, वो इस जो स्पीड है इसको मेजर करते हैं। तो उनकी जो इस बॉल की जो स्पीड आती है वो डिफरेंट आती है। वो आ जाती है लेट्स से 20 या 15 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये जो मिकी माउस है जो कि मोशन में है और जो बाहर ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं वो स्टेशनरी हैं, तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से जो है वो और रेस्ट पर या फिर मोशन है, मींस रिलेटिव मोशन है यहाँ पर। तो रिलेटिव मोशन में जब भी मेजरमेंट्स ली जाती हैं तो वो भी क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं। ठीक है। आपके पास जो है वो जब भी दो ऑब्जर्वर जो हैं वो अगर रिलेटिव मोशन में होते हैं तो वो मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है। तो उनकी जो मेजरमेंट्स आती हैं वो भी हमारे पास रिलेटिव आती हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके जो है वो आगे चलते हैं। आपके पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आपके पास यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आपके पास इसकी दो टाइप्स हैं। एक आपके पास आ जाती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो दूसरी है वो आपके पास आ जाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। आपकी बुक में जो पोस्टुलेट्स हैं और जो डिस्कस की हुई है जो इस थ्योरी को, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम जर्नली यहाँ पर देखते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम यहाँ पर आगे जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।
तो हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास ये थ्योरी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को जो है वो उनके साथ ये डील करती है। ठीक है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहे होते हैं विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जिनमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है। तो आपके पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो थ्योरी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट जो है वो हम ये साथ में कहते हैं कि ये जो दिस थ्योरी ट्रीट्स प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर आपके पास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जो आपके पास जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये जो थ्योरी है इनके जो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनको जो है वो डिस्कस करती है। आपकी बुक में इस थ्योरी का जो है वो इतना ऐसे कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम इस थ्योरी को यहीं पे बस क्लोज कर देते हैं कि ये थ्योरी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के को डील करती है। ठीक है, हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो हमने करना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय आइंस्टाइन इन 1905। ठीक है, अब ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डील करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ठीक है, जो आपके पास जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं ये उनको जो है वो डील करती है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक तो हमारे पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि स्टेशनरी होते हैं या फिर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, उनको ये डील करती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहाँ पर स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हम उसको कंसिडर नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट प्ले एनी पार्ट। ठीक है, हम इसके पास्टुलेट्स देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमारे पास पास्टुलेट्स क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डील करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ठीक है, अभी हम इसके पास्टुलेट्स देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके पास्टुलेट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट जो पास्टुलेट है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। और सेकेंड जो इसका पास्टुलेट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। फर्स्ट जिसका हम पास्टुलेट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसका ये कॉन्सेप्ट है जो कि गैलीलियो ने दिया था और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी का फर्स्ट पास्टुलेट में इसको शामिल कर लिया। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये गैलीलियो ने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था और आइंस्टाइन ने इसको अपनी थ्योरी का फर्स्ट पास्टुलेट जो बना लिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में क्या है। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो लॉज ऑफ फिज़िक्स तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होंगे। ठीक है, लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके पास जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें एक लॉ जो है वो वैलिड है और दूसरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वैलिड नहीं है। तो अगर आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो सारी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी उसमें आपके पास मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये है कि आपके पास जो न्यूटन लॉज हैं वो आपके पास जितने भी जो न्यूटन लॉज हैं वो आपके पास यहाँ पे जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो आपके पास तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, इसी पोस्टुलेट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और आप उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन को मेजर कर सकें। ठीक है, मैं इसको वंस अगेन रिपीट करती हूँ कि आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन को उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकें। आपको अगर उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन को मेजर करना है तो उसके लिए आपको किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उसकी किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेफ़र करना होगा और आपको उसकी रिस्पेक्ट से किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट से आपको अपनी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी मोशन को मेजर करना होगा। ठीक है,
यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन को जो है वो मेजर कर सकें। आपको जब भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो मोशन है उसको मेजर करना होगा तो आप किसी सेकेंड इनर्शियल फ्रेम को कंसिडर करेंगे और उस जो सेकेंड वाली आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी उसको आप जो है वो उसकी रिलेटिवली जो है वो आप मोशन कंसिडर करेंगे और ऐसे आप जो है वो अपनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो मेजरमेंट है, जो मोशन है, उसकी मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप विदाउट रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जो है वो इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है उसमें फ़र्स्ट पास्टुलेट ये है कि जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास सेम होंगे। किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा नहीं है कि कोई लॉ ओबे कर रहा है तो बाकी जो जितने आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें वो लॉ जो है वो वैलिड नहीं है। तो आपके पास जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं, जितने भी न्यूटन्स लॉज हैं, वो आपके पास जो है वो तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उन सब में क्या होंगे, सेम होंगे। सेकेंडली हमने ये कहा कि हमारे पास अगर हमने किसी भी इनर्शियल फ्रेम की मोशन को मेजर करना है तो हम एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर नहीं कर सकते, हम किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो रेफ़र करेंगे, हम किसी और फ्रेम ऑफ जो सेकेंड आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी उसके रिलेटिव होके हम अपनी जो फ्रेम ऑफ जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी मोशन को जो है वो मेजर कर सकेंगे। आप ऐसे किसी एक ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन को अकेले ही मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बोला गया। सेकंड जो आपके पास पॉस्टुलेट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू अगर आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है तो हर जगह पे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, वो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, जो भी आपका लाइट का सोर्स है उसकी मोशन से इंडिपेंडेंट है और जो ऑब्जर्वर है उसकी मोशन की भी इंडिपेंडेंट है। लाइक आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी जो मोशन जो स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट जो कि सोर्स है स्पीड ऑफ लाइट का, जो लाइट का सोर्स है उस पे अगर जो आपके पास जो लाइट का जो सोर्स है अगर वो मोशन में भी है तो भी आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास वही होगी और अगर वो स्टेशनरी है तो भी स्पीड ऑफ लाइट आपके पास यही रहेगी और ऑब्जर्वर की मोशन पे भी डिपेंड नहीं करता। जबकि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप स्टूडेंट्स इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू आपके पास सेम रहती है तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और आपके पास ये जो है वो डिपेंड नहीं करती स्टेट ऑफ मोशन को के साथ, ये डिपेंड नहीं करती, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है। इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको अभी बताई है। आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी वो आपके पास कांस्टेंट होगी। लेकिन ये आपके पास जो अभी मैंने बात कही कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वर की मोशन के और साथ में आपके पास जो कि सोर्स ऑफ लाइट है उसकी मोशन के, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये तो हमारे पास ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट हो गया क्योंकि ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिलेटिव मोशन में जो मेजरमेंट्स आती हैं वो भी रिलेटिव आती हैं। ये जो अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बात बताई थी कि रिलेटिव मोशन में जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो क्या आती हैं, रिलेटिव आती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो स्पीड ले रहे हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो इंडिपेंडेंट है मोशन के, वो स्टेट ऑफ मोशन के इंडिपेंडेंट है और वो हमारे पास कांस्टेंट है। लाइक अगर स्टेशनरी भी आप स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करें तो उसकी वैल्यू आपके पास वही आएगी जो एक मूविंग बॉडी है वो भी मेजर करेगी तो वो भी आपके पास सेम आएगी। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिलेटिव अभी मेजरमेंट की बात की थी उसके ये चीज़ जो है वो उसके अगेंस्ट आ जाती है क्योंकि तब हमने जो है वो स्पेस को रिलेटिव कंसिडर किया था और टाइम को हमने एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो है वो कंसिडर किया था। हमने कहा था कि टाइम हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती, तो हमने तब रिलेटिव मेजरमेंट की बात की थी। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास देखिए जब हमारे पास जो है वो आपके पास एक इक्वेशन है स्पीड की एस इज इक्वल्स टू
v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी होता है। हेयर v जो है वो आपके पास जो है वो स्पीड है, एस आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो टाइम आपके पास ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट करने के लिए आपको टाइम को जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि टाइम जो है वो आपके पास रिलेटिव है। और मूविंग फ्रेम्स में आपके पास जितनी भी फ्रेम्स जो है वो मूव कर रही होती हैं, तो उनमें जो टाइम है वो आपके पास सेम नहीं होता, टाइम की वैल्यू आपके पास चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ से हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे आगे, जो रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं वंस अगेन स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स आपके पास वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मींस आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है स्टेट ऑफ मोशन के। तो हमने देखा कि हमारे पास जब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास हम टाइम को जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी कंसिडर कर रहे थे। मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी बताई, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जब स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम जो है वो आपके पास चेंज होगा। और हम यही कहते हैं कि मूविंग फ्रेम्स में आपके पास जो है वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होती, लेकिन टाइम जो है वो आपके पास चेंज होता रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो है वो रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जो कि टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।